सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन फिल्म डिकोडिंग। दोस्तों, आज की हमारी ये स्टोरी बहुत ही शानदार होने वाली है। स्टोरी में हम 6 लोगों को देखेंगे जिन्हें इनविटेशन के जरिए एक एस्केप रूम में बुलाया जाता है। दरअसल एस्केप रूम एक टाइप की भूल भुलैया होती है। इन रूम में कुछ क्लू होते हैं जिन्हें फाइंड आउट करके यहाँ के डोर ओपन किया जा सकता है। अगर ये लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं तो इनकी यहीं पर दर्दनाक मौत हो जाएगी। तो अब देखना ये होगा कि ये लोग यहाँ कैसे सरवाइव करते हैं और इनमें से कोई जिंदा बचता भी है या नहीं। जिंदगी और मौत का ये खेल काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और हाँ, मेरे जो भी भाई ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। मूवी की शुरुआत में हम सुनसान सन्नाटे से भरे एक घर को देखते हैं जिसमें एक आदमी फंसा होता है। ये इस घर से निकलने की काफी कोशिश करता है। ये अपनी मदद के लिए चीखता है, चिल्लाता है, पर इसकी मदद के लिए यहाँ कोई भी नहीं आता है। इस घर के डोर पर एक पजल होती है जिस पर कुछ नॉब होते हैं और इन नॉब पर नंबर होते हैं। सही नंबर सेट करने पर ये दरवाजा खुल सकता है। ये आदमी नंबर के नॉब को पकड़कर मिलाने की कोशिश करता है। अगर इसके ऐसा करते ही यहाँ की दीवारों पर हलचल होने लगती है और दीवारें इसके नजदीक आने लगती हैं। ये आदमी सही नंबर ढूंढने के लिए रूम के चारों तरफ देखता है। तभी इसे दीवार पर कुछ पेंटिंग्स दिखाई देती है। इन पेंटिंग में लोगों की उंगलियां घड़ी के नंबर्स की तरफ इशारा कर रही होती है। ये इन्हें डिकोड करके कुछ नंबर पता लगाता है और इन नंबर को सेट करके लॉक खोलने की कोशिश करता है। इतने में इस कमरे की दीवारें काफी नजदीक आ जाती हैं और ये आदमी इन दीवारों के बीच सिमट कर रह जाता है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम 3 दिन पहले का सीन देखते हैं। इस लड़की का नाम जोई है। ये एक साइंस स्टूडेंट है। जॉय पढ़ाई में काफ़ी तेज है। जॉय के वेकेशन स्टार्ट होने वाले हैं, इसलिए इसे प्रोफेसर जाने से पहले कुछ एडवाइस देता है और फिर जॉय यहाँ से निकल जाती है। इसके बाद हम जेसन को देखते हैं। जेसन स्टॉक मार्केट में ब्रोकर का काम करता है। ये है बेन। ये एक स्टोर में वर्कर है। बेन को पैसों की काफ़ी ज़्यादा जरूरत है। बेन वही आदमी है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में एक कमरे में देखा था। इन सभी के पास अपने पहचान वालों के नाम से एक ब्लैक कलर का बॉक्स आता है। ये लोग इस बॉक्स को खोलने की बहुत कोशिश करते हैं, परंतु ये बॉक्स कुछ इस तरह लॉक होता है कि इसे खोलने में इनके पसीने छूट जाते हैं। बहुत कोशिशों के बाद आखिरकार ये लोग इन बॉक्स को खोल लेते हैं। बॉक्स खोलते ही इन्हें बॉक्स में एक बाउचर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हें एक गेम के लिए चुना गया है, जिसमें अगर आप ये गेम जीत जाते हैं तो जीतने वाले को $10,000 इनाम दिया जाएगा। और इसमें उस एस्केप रूम का एड्रेस मेंशन होता है जहां पर ये गेम खेला जाना है। ये सभी लोग एस्केप रूम की तरफ निकल जाते हैं। बेन इसी बिल्डिंग के बाहर खड़ा होकर सिगरेट के कस लगा रहा होता है। तभी यहाँ एक लेडी आती है। इसका नाम अमेंडा है। अमेंडा एक रिटायर्ड आर्मी सोल्जर है और इसे भी यहाँ एस्केप रूम के लिए इनवाइट किया गया है। अमेंडा अंदर आती है और यहाँ का गार्ड अमेंडा से उसका फोन जमा करवा लेता है। अमेंडा इससे इनके फोन जमा करवाने का कारण पूछती है। तभी गार्ड बताता है कि यहाँ की पजल्स के फोटो लीक ना हो जाए, इसलिए हमें सभी के फोन जमा करवाने पड़ते हैं। इसके बाद अमेंडा अपना फोन देकर यहाँ से निकल जाती है। अमेंडा के लिफ्ट में जाते ही एक आदमी यहाँ आता है और वह भी लिफ्ट के अंदर आ जाता है। इसका नाम डेनी है और डेनी को भी सेम बॉक्स मिला था। इसे भी एस्केप रूम के लिए इनवाइट किया गया है। ये दोनों वेटिंग रूम में आते हैं। यहाँ पर 3 लोग पहले से ही मौजूद होते हैं, जिसमें जॉय, जेसन और माइकल होता है। कुछ देर बाद बेन भी यहाँ आ जाता है। डेनी इन सभी को बताता है कि उसने इसके पहले ऐसे बहुत से गेम खेले हैं और उसे एस्केप रूम का अच्छा खासा नॉलेज है। डेनी को छोड़कर बाकी सभी लोग एस्केप रूम में पहली बार आए हैं। ये लोग डेनी से पूछते हैं कि हमें आखिरकार यहाँ करना क्या होगा। डेनी बताता है कि इस गेम के रूल्स के अकॉर्डिंग हमें रूम में कुछ क्लू ढूंढकर यहाँ की पहेलियां सुलझाकर इस रूम से निकलना होता है। ये लोग पूछते हैं कि अगर हम क्लू नहीं ढूंढ पाते हैं तो हमारे साथ क्या होगा। डेनी बताता है
है कि अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो कोई एक बंदा अंदर आएगा और हमें हिंट देगा और हमें अगले रूम तक ले जाएगा। अब सभी लोग यहाँ पर गेम मास्टर के आने का इंतजार करने लगते हैं। यहाँ बैठे हुए इन्हें काफी वक्त हो जाता है परंतु यहाँ पर कोई भी नहीं आता है, इसलिए अमेंडा आवाज लगाती है और सामने से रिप्लाई आता है, आप सभी लोग बैठ जाइए, थोड़ी देर में कोई अंदर आ जाएगा। तभी बेन सिगरेट पीने के लिए बाहर जा रहा होता है और जैसे ही डोर ओपन करता है डोर का हैंडल टूट जाता है। ये लोग इसे लगाने की कोशिश करते हैं मगर ये वापस नहीं लगता है। तभी डैनी ये देखकर खुश हो जाता है और इन्हें बताता है कि गेम शुरू हो चुका है और डोर का हैंडल निकलना गेम का ही एक हिस्सा है। ये सभी लोग डैनी से पूछते हैं कि अब हमें आगे क्या करना होगा। डैनी बताता है कि हमें इस रूम में क्लू ढूंढना है और क्लू कुछ भी हो सकता है, कोई नंबर, लेटर या फिर कोई भी पहेली हो सकती है। ये लोग डोर पर ओवन के डायल जैसा कुछ देखते हैं, इन्हें सही नंबर सेट कर यहाँ से निकलना है। ये लोग कमरे में चारों तरफ क्लू ढूंढने लगते हैं। अमेंडा को यहाँ पर बुक्स और मैगजीन्स दिखाई देती हैं। वह नोटिस करती है कि सारी मैगजीन्स और बुक एक ही बंदे के नाम डॉक्टर वुटेन यू के नाम से आई हैं। माइकल को एक बुक में स्क्रू ड्राइवर मिलता है और इसी बुक के कवर पर फ़ारेनहाइट 451 भी लिखा होता है। जॉय को लगता है कि 451 इसका पासवर्ड हो सकता है, इसलिए वह डोर के पास आती है और डायल को 451 पर सेट कर देती है। 451 पर सेट करते ही अचानक इस कमरे में रेड लाइट्स ऑन हो जाती है। ये हीटिंग कॉइल्स होती है। हीटिंग कॉइल्स बहुत ज्यादा हीट जनरेट करने लगती हैं और पूरा कमरा गर्म होने लगता है। ये लोग इसे वापस घुमाने की कोशिश करते हैं मगर ये 451 पर ही अटक जाता है। ये लोग दरवाजा खटखटाते हैं और किसी को अंदर आकर मदद करने के लिए बोलते हैं मगर इस बार भी इन्हें वही सेम साउंड सुनाई देता है, प्लीज आप बैठ जाइए, जल्दी कोई आ जाएगा। जॉय नोटिस करती है कि पिछली बार भी यही लाइन इसी टोन के साथ बोली गई थी। जॉय को लगता है कि मात्र ये एक रिकॉर्डिंग है, यहाँ पर इन्हें बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला क्योंकि इससे पहले भी इन्हें वेट करने के लिए कहा गया था मगर यहाँ पर कोई भी नहीं आया था। इसके बाद ये लोग डोर तोड़कर यहाँ से निकलने का सोचते हैं मगर डैनी बताता है कि हमें इस गेम के रूल के अकॉर्डिंग बिना किसी तोड़फोड़ के यहाँ से निकलना है। परंतु बेन दीवार पर लगा फायर एक्सटिंग्विशर निकाल लेता है मगर ये प्लास्टिक का डमी सिलेंडर होता है। तभी अचानक इस कमरे की वॉल पर लगी हीटिंग कॉइल्स भी एक्टिव हो जाती है। अब ये रूम और भी ज्यादा गर्म होने लगता है। अब ये लोग खुद को बचाने के लिए कमरे में कोई क्लू ढूंढने लगते हैं। इन्हें यहाँ कांच की विंडो पर एक लॉक दिखाई देता है। जॉय को फायर एक्सटिंग्विशर के लॉक पर एक चाबी दिखाई देती है। ये लोग इस चाबी से लॉक खोलने की कोशिश करते हैं और इससे कांच की विंडो खुल जाती है। विंडो के खुलते ही ये लोग देखते हैं कि अंदर कोई भी नहीं है। यहाँ पर एक औरत का पुतला है और एक बार फिर से इन्हें वही साउंड सुनाई देता है, प्लीज आप बैठ जाइए, जल्दी आपसे कोई मिलने आ जाएगा। और फिर अचानक टेलीफोन की रिंग बजने लगती है। जेसन फोन अटेंड करता है। फोन में एक रिकॉर्डिंग सुनाई देती है जिसमें इनसे कहा जाता है कि गेम के सारे रूल्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़े और किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ ना करे। जेसन गुस्से में फोन रखता है। फोन रखते ही इस कमरे की सारी खिड़कियां बंद हो जाती है और दीवारों पर लगे बड़े बड़े फैन ऑन हो जाते हैं और गर्म हवा फेंकने लगते हैं। अभी रूम पूरा का पूरा गर्म भट्टी में तब्दील हो जाता है। इनकी मुसीबत और भी बढ़ने लगती है। गर्मी से ये लोग तड़पने लगते हैं। इनके शरीर से पसीना निकलने लगता है। जॉय को दीवार पर कुछ लाइन लिखी मिलती हैं जिसमें लिखा होता है, डॉक्टर वुटेन यू कहते हैं कि हमेशा कोस्टर्स का इस्तेमाल करें। इसके बाद जॉय एक टेबल की तरफ आती है और टेबल पर रखा सारा सामान हटाती है। टेबल पर 6 कोस्टर्स होते हैं। जॉय इस कोस्टर को जैसे ही प्रेस करती है एक पेंटिंग ऊपर की तरफ सरकती है और यहाँ पर एक डक्ट खुलता है मगर जॉय जैसे ही कोस्टर से हाथ हटाती है ये पेंटिंग वापस से नीचे आ जाती है और डक्ट का रास्ता बंद हो जाता है। ये लोग सभी कोस्टर्स को एक साथ दबाते हैं जिससे डक्ट पूरी तरह से खुल जाता है मगर इन्हें इस कोस्टर को दबाए रखना होगा। अगर ये इनमें से किसी भी कोस्टर को छोड़ देते हैं तो ये डक्ट वापस से बंद हो जाएगा। जेसन इस डक्ट के अंदर जाता है। वह इन सभी लोगों को बताता है कि यहाँ से आगे जाने का रास्ता है पर ये रास्ता काफी लंबा है और यहाँ पर एक नेट भी लगी हुई है। किस्मत से इनके पास एक स्क्रू ड्राइवर होता है। इसके बाद माइकल और जेसन स्क्रू ड्राइवर से नेट खोल देते हैं और ये लोग
लोग एक एक करके इस डक्ट से बाहर निकलने लगते हैं। अब इस कमरे में मात्र 3 लोग बचे हैं। 3 में से एक भी चला जाता है तो बाकी के 2 कोस्टर्स दबाने के लिए कोई नहीं बचेगा और बाकी के 2 लोग यहीं फंस कर रह जाएंगे। इसलिए जो है इन कोस्टर्स पर रखने के लिए वेट ढूंढती है, परंतु इस रूम में इन्हें ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसलिए जो है ग्लास में पानी भरती है और इन कोस्टर्स पर रख देती है और फाइनली ये सभी यहाँ से निकल जाते हैं। इनके यहाँ से निकलते ही ये कमरा पूरी तरह से आग में झुलस जाता है और जलकर राख हो जाता है। अगर ये लोग यहाँ पर पल भर की भी देरी करते तो ये लोग इसी आग में जलकर मर जाते हैं। खैर इनका पहला पड़ाव पार हो जाता है। डक्ट से निकलते हुए ये दूसरे कमरे में जा पहुंचते हैं। डैनी को अभी भी लगता है कि ये मात्र एक गेम है और हमें यहाँ पर मरने नहीं दिया जाएगा, परंतु डैनी को छोड़कर सभी को लगता है कि इन्हें यहाँ जानबूझकर फंसाया गया है और इन्हें यहाँ बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला है। अमेंडा तो कैमरे की तरफ देखकर बोलती है कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, मुझे ये गेम नहीं खेलना है, परंतु अमेंडा के बार बार ऐसा बोलने पर भी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। अब इन्हें यकीन हो जाता है कि ये लोग चाह कर भी ये गेम बीच में नहीं छोड़ सकते हैं। इन लोगों को ये गेम पूरा करना ही होगा। जेसन को डोर पर एक लॉक दिखाई देता है। जेसन को इसकी चाबी भी मिल जाती है। जेसन इस लॉक को खोलता है, परंतु जेसन देखता है कि इसके जस्ट ऊपर एक और लॉक है जिस पर कुछ लेटर्स हैं और 7 लेटर का सही नाम लिखकर इस डोर को ओपन किया जा सकता है। सभी लोग सही वर्ड खोजने में लग जाते हैं। तभी इन लोगों को दीवार पर यू विल गो डाउन इन हिस्ट्री लिखा हुआ दिखाई देता है। ये लोग इतिहास में फेमस कुछ लोगों के नाम सेट करते हैं जिसके नाम में 7 लेटर थे, परंतु इससे भी ये लॉक ओपन नहीं होता है। तभी अचानक बेन को याद आता है कि कुछ दिन पहले वह अपने कुछ दोस्तों के साथ नशे में धुत कार चला रहा था। बेन ने इतनी पी रखी थी कि उसने अपनी कार एक ट्रक से टकरा दी थी और उस वक्त उनकी कार में यही गाना यू विल गो डाउन इन हिस्ट्री चल रहा था। कार में मौजूद सभी लोग इसी गाने को दोहरा रहे थे और इस सॉन्ग के सिंगर का नाम रुडोल्फ था। बेन जेसन को रुडोल्फ लिखने के लिए बोलता है और जैसे ही जेसन इन लेटर से रुडोल्फ लिखता है ये लॉक ओपन हो जाता है। अब इन लोगों ने ये पड़ाव भी पार कर लिया है। ये सभी लोग आगे बढ़ते हैं। अगले कमरे में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती है। यहाँ का तापमान बहुत ही ज्यादा कम होता है। ये लोग देखते हैं कि दूर दूर तक यहाँ पर न तो कोई दीवार है और न ही यहाँ से निकलने का कोई रास्ता है। तभी डैनी आगे बढ़ता है और चलता जाता है और जाकर एक स्क्रीन से टकराता है। डैनी के स्क्रीन से टकराते ही यहाँ पर एक विंडो खुल जाती है जिससे तेज ठंडी हवाएं निकलने लगती हैं और यहाँ से वापस जाने के सारे दरवाजे बंद होने लगते हैं। जेसन को यहाँ एक डोर दिखाई देता है। सभी लोग यहाँ से निकलने के लिए इसकी चाबी ढूंढने में लग जाते हैं। इन्हें यहाँ पर एक स्वेटर दिखाई देती है। ये 6 लोग हैं और यहाँ मात्र एक ही स्वेटर होती है। ये लोग समझ जाते हैं कि गेम मास्टर इन्हें आपस में लड़वाना चाहता है, इसलिए उसने 6 लोगों के बीच एक ही स्वेटर रखा है। इसलिए सभी इस स्वेटर को आपस में शेयर करने का डिसाइड करते हैं। तभी माइकल को एक स्टेचू दिखता है जो कि पेड़ की तरफ घूर रहा होता है। इसे लगता है कि शायद पेड़ पर कुछ हो सकता है, इसलिए माइकल पेड़ पर चढ़ता है। इसे पेड़ पर एक फिशिंग रॉड मिलती है। माइकल फिशिंग रॉड लेकर इनके पास आता है। तभी बेन थोड़ा आगे बढ़ता है और तभी उसके पैर से यहाँ एक होल हो जाता है। इसके बाद ये इस होल में फिशिंग रॉड डालते हैं, मगर ये होल काफी गहरा होता है। इधर हम देखते हैं कि जॉय को एक लाइन टू नॉर्थ इज अ फॉल लिखा हुआ दिखाई देता है और उसे जैकेट में एक कंपास भी मिलता है। ये उसे फॉलो करती हुई एक स्टैचू के पास जा पहुंचती है। उसे इस स्टैचू के मुंह में एक मैग्नेट दिखाई देता है। जॉय मैग्नेट लेकर इनके पास आती है और इस फिशिंग रॉड पर लगा देती है और इसके बाद इसे वापस से इस होल में डाला जाता है। इस बार फिशिंग रॉड में कुछ फंसता है जो काफी भारी होता है। सभी मिलकर इसे बाहर खींचते हैं। ये एक बर्फ का बॉक्स होता है जिसके चारों तरफ लोहे की पट्टियां लगी होती है और बर्फ के बीचों बीच एक चाबी होती है। बेन को सिगरेट पीने की आदत है,
है उसके पास हमेशा लाइटर रहता है। ये लोग इस आइस क्यूब को पिघलाने के लिए बेन से लाइटर मांगते हैं। बेन इनकी तरफ लाइटर फेंकता है परंतु लाइटर इन तक नहीं पहुंचता है। इसलिए डैनी लाइटर लेने के लिए आगे बढ़ता है और लाइटर उठाकर वापस लौटता है। तभी यहाँ की बर्फ टूट जाती है और डैनी अंदर चला जाता है। ये सभी लोग डैनी को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं मगर पानी का बहाव काफी तेज होता है जिससे डैनी इस होल से काफी दूर चला जाता है और डैनी की मौत हो जाती है। कुछ देर के लिए यहाँ सन्नाटा छा जाता है। डैनी के मरने के बाद अब सभी को यकीन हो जाता है कि ये एक मौत का खेल है और इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। डैन के साथ साथ लाइटर भी चला जाता है। इसलिए ये लोग इस आइस क्यूब को अपने शरीर की गर्मी से पिघलाने की कोशिश करते हैं। इसे पिघलाने में इन्हें काफी वक्त लग जाता है। चाबी के निकलते ही जेसन चाबी लेकर डोर की तरफ बढ़ता है और चाबी लगाता है मगर ये दरवाजा ओपन नहीं होता है। एक्चुअली में इनके यहाँ से निकलने का रास्ता जस्ट इनके पीछे होता है। पीछे का डोर खुलते ही ये सभी यहाँ से निकलने के लिए भागते हैं। तभी यहाँ की बर्फ टूटने लगती है। जैसे तैसे ये सभी लोग ये पड़ाव भी पार करके दूसरे कमरे में आ पहुंचते हैं। अब इन्हें यहाँ एक नया टास्क पूरा करना होगा। ये कमरा पूरी तरह से उल्टा है। यहाँ की सारी चीजें उल्टी है। इनके यहाँ पहुंचते ही टेलीफोन की रिंग बजने लगती है। माइकल टेलीफोन के पास आता है। टेलीफोन अपने आप ही नीचे आ जाता है। माइकल जैसे ही फोन अपने कान में लगाता है इससे बहुत तेज साउंड आने लगता है और यहाँ तेज आवाज में म्यूजिक बजने लगता है। ये लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक डोर है परंतु इस डोर पर कोई नोब नहीं है और पुल पर 8 नंबर की बॉल गायब है और इन्हें अब 8 नंबर की बॉल को इस रूम में ढूंढना है। इस रूम का बेस लकड़ियों का होता है। धीरे धीरे इसके बेस की पट्टियां गिरने लगती है इसलिए सभी किनारे पर आ जाते हैं परंतु अमेंडा उस बॉल को ढूंढने के लिए ऊपर चढ़ जाती है। इसे यहाँ पर एक बॉक्स दिखाई देता है जिसे ओपन करने के लिए इसमें 4 डिजिट पिन डालने होंगे। अमेंडा रैंडम 1-2 पिन डालकर देखती है मगर ये काम नहीं करते हैं। इसलिए अब ये सभी लोग पिन खोजने में लग जाते हैं। जॉय को दीवार पर एक पजल दिखाई देती है। जॉय को लगता है कि अगर वह ये पजल सॉल्व करती है तो उसे कोई ना कोई क्लू जरूर मिलेगा। इसलिए जॉय पजल की तरफ बढ़ती है और फाइनली जॉय इस पजल को सॉल्व कर देती है। तभी रूम के बेस की एक और पट्टी गिर जाती है। यहाँ जेसन मरते मरते बचता है। पजल के सॉल्व होते ही ये लोग नोटिस करते हैं कि पजल में कुछ कलर कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। ये लोग इस कॉम्बिनेशन को पुल टेबल पर रखी बॉल से मैच कराते हैं जिससे इन्हें कुछ नंबर मिलते हैं जिसमें 9, 8 और 10 होता है। अमेंडा इन नंबर को इंटर करती है परंतु इससे ये ओपन नहीं होता है। धीरे धीरे इस रूम के बेस की पट्टियां गिर चुकी होती हैं। तभी जॉय बोलती है कि ये रूम उल्टा है तो हो सकता है हमें नंबर भी उल्टे डालने होंगे। अमेंडा 0186 इंटर करती है और ये पिन डालते ही ये बॉक्स ओपन हो जाता है। इसमें इन्हें एक बॉल मिलती है। अब अमेंडा को इस बॉल को लेकर दूसरी तरफ जाना होगा परंतु यहाँ से जाने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा है। बेस की सारी पट्टियां गिर चुकी है इसलिए अमेंडा पुल टेबल पर कूद जाती है और टेबल से लटक जाती है। तभी अमेंडा की जेब से बॉल नीचे गिर जाती है। अमेंडा बॉल को पकड़ने के लिए नीचे कूदती है और ये बॉल इनकी तरफ फेंकती है और तभी इस बेस की ये लास्ट पट्टी भी नीचे गिर जाती है। अमेंडा टेलीफोन के तार के सहारे लटक जाती है परंतु ये तार अमेंडा का वेट ज्यादा देर नहीं सह पाता है और अमेंडा नीचे गिर जाती है जिससे इसकी भी यहाँ मौत हो जाती है। इसकी मौत का इन लोगों को काफी अफसोस होता है। ये लोग अब इस कमरे से बाहर निकल जाते हैं और दूसरे कमरे में जा पहुंचते हैं। कमरे में आते ही अचानक यहाँ की लाइट्स ऑन हो जाती हैं। इन्हें यहाँ पर अपने अपने रूम और उनका कुछ सामान भी दिखाई देता है। जॉय अमेंडा के रूम की तरफ जाती है। जॉय को यहाँ अमेंडा की फाइल मिलती है जिसमें लिखा होता है अमेंडा एक आर्मी सोल्जर थी और अमेंडा एक बॉम्ब ब्लास्ट में अकेली सर्वाइवल थी। जॉय बताती है कि मैं भी एक प्लेन क्रैश में जिंदा बची थी। प्लेन में मौजूद सभी लोग मारे जा चुके थे परंतु वह अकेली इस प्लेन क्रैश में जिंदा बची थी। तभी जेसन बोलता है कि एक बार मैं और मेरा दोस्त एक बोट में जा रहे थे
तभी तेज तूफान की वजह से हमारी बोट पलट गई, जिसमें मेरा दोस्त मारा गया था, परंतु मैं जिंदा बच गया था। बेन बताता है कि मैं मेरे कुछ दोस्तों के साथ कार में जा रहा था और तभी हमारी कार का एक्सीडेंट हुआ और सभी लोग मारे गए और मैं अकेला जिंदा बच गया था। माइकल बताता है कि हम 11 लोग कोल माइंस में काम कर रहे थे, तभी माइंस ढह गई और सभी लोग मारे गए और उसमें बस वो अकेला जिंदा बचा था। इसके बाद जॉय डैनी की फाइल देखती है, जिसमें वह देखती है कि डैनी के खून में कार्बन मोनोऑक्साइड था और इसी वजह से डैनी के अलावा इसकी पूरी फैमिली मारी गई थी। अब इन्हें समझ आ जाता है कि इन सभी लोगों में एक चीज कॉमन है, यहाँ सिर्फ ऐसे लोगों को इस खेल के लिए चुना गया है जो कि मरते मरते बचे थे और अकेले सर्वाइवल थे। और अब गेम मास्टर ये देखना चाहता होगा कि इनमें से भी सबसे ज्यादा लकी कौन है, जो इतने खतरनाक टास्क के बाद भी यहाँ से जिंदा बच जाए। तभी यहाँ अचानक स्क्रीन पर 5 मिनट का टाइम आ जाता है। ये टाइम धीरे धीरे कम होने लगता है और इन्हें इन्हीं 5 मिनट में कोई ना कोई क्लू ढूंढकर यहाँ से निकलना होगा। सभी लोग क्लू ढूंढने में लग जाते हैं। इन्हें यहाँ पर कुछ एक्सरे दिखाई देते हैं। ये लोग एक्सरे को सेट करते हैं। सेट करने पर इन्हें EKG लिखा हुआ दिखाई देता है। ये लोग कमरे में EKG मशीन ढूंढने लगते हैं। इधर हम देखते हैं कि जॉय कमरे में मौजूद सारे कैमरे तोड़ने लगती है। जेसन को कमरे में एक सिलेंडर दिखाई देता है जिसमें जहरीली गैस भरी होती है और अब अगले 3 मिनट में ये जहरीली गैस सिलेंडर से निकलने लगेगी। इन्हें जल्द से जल्द इस कमरे से निकलना होगा, नहीं तो ये जहरीली गैस इनकी जान ले लेगी। जेसन को यहाँ EKG मशीन दिखाई देती है। जेसन बेन को कपड़े उतारने के लिए बोलता है। जेसन को लगता है कि शायद सही हार्ट रेट से यहाँ का दरवाजा खोला जा सकता है। जेसन बेन की बॉडी पर EKG मशीन के वॉल्व लगाता है, परंतु इससे भी इस कमरे के डोर नहीं खुलते हैं। इन्हें लगता है कि इसे शायद ज्यादा हार्ट रेट की जरूरत होगी, इसलिए अब जेसन माइकल को कपड़े उतारने के लिए बोलता है और सांस रोककर अपनी हार्ट रेट बढ़ाने के लिए बोलता है। परंतु इसके बाद भी जब डोर नहीं खुलता है, तब जेसन माइकल को शॉक देकर इसकी हार्ट रेट बढ़ाने का डिसाइड करता है। माइकल पहले तो मना करता है, पर इनके पास टाइम बहुत ही कम बचा होता है। बाकी बचे 1 मिनट के अंदर अगर ये लोग यहाँ से नहीं निकलते हैं तो ये सभी लोग यहाँ मारे जाएंगे। इसलिए अब माइकल मान जाता है। जेसन माइकल को शॉक देने लगता है, पर इनका ये तरीका भी काम नहीं करता और शॉक की वजह से माइकल की यहीं पर मौत हो जाती है। टाइम खत्म हो जाता है और जहरीली गैस निकलने लगती है। अब जेसन समझ जाता है कि डोर ओपन करने के लिए ज्यादा हार्ट रेट नहीं, कम हार्ट रेट की जरूरत है और इस बार EKG मशीन के वॉल्व अपनी बॉडी में लगा लेता है और खुद को रिलैक्स करता है। और जैसे ही हार्ट रेट कम होकर 50 पर आती है, एक पोर्ट खुलता है। इसके बाद जेसन यहाँ से निकल जाता है। बेन जॉय को यहाँ से चलने के लिए बोलता है, मगर जॉय आने से मना करती है और बेन को यहाँ से जाने के लिए बोलती है। बेन यहाँ से चला जाता है और जॉय यहीं रह जाती है। इनका यह पड़ाव पार हो जाता है और ये दोनों अगले कमरे में जा पहुंचते हैं। कमरे में काफी शांति होती है। इन्हें कमरे में एक हैंडल दिखाई देता है। ये लोग इस हैंडल को घुमाते हैं। इस हैंडल पर एक लिक्विड लगा होता है। हैंडल घुमाते वक्त ये लिक्विड इनके हाथों में लग जाता है। दरअसल ये एक टाइप का ड्रग होता है जिससे इन्हें कुछ इल्यूजन होने लगते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि मानो इनकी बॉडी पिघल रही हो और इसी के साथ इन्हें बेचैनी होने लगती है। इस हैंडल पर लिखा होता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो, मगर अच्छा होगा कि तुम एंटीडोट ढूंढो। अब ये दोनों एंटीडोट ढूंढने में लग जाते हैं। बेन को एंटीडोट दिखाई देता है, मगर ये मात्र एक ही आदमी के लिए होता है। दोनों में एंटीडोट के लिए लड़ाई होने लगती है। लड़ाई में जेसन बेन का पैर तोड़ देता है, परंतु बेन जैसे तैसे ये एंटीडोट अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेता है और बेन पहले की तरह नॉर्मल होने लगता है। और अब जेसन की भी यहीं पर मौत हो जाती है। अब सभी लोग मारे जा चुके हैं, मात्र बेन ही जिंदा बचा है। यहाँ से निकलकर बेन अगले कमरे में जा पहुँचता है। इधर हम देखते हैं कि पिछले रूम में कुछ लोग आते हैं। ये किसी को कॉल करके बताते हैं कि यहाँ पर कुछ लाशें पड़ी हुई है। इन्हें इन लाशों को ठिकाने लगाने के लिए कहा जाता है। ये लोग जैसे ही पीछे मुड़ते हैं, जॉय खड़ी होती है और इन दोनों
दोनों को मार देती है। जॉय ने इस कमरे के सारे सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए थे जिससे इन पर कोई नजर न रख सके, और गैस लीक होते ही जॉय ने ऑक्सीजन मास्क लगा लिया था। वह जानती थी कि यहाँ जरूर कोई ना कोई आएगा, और जैसे ही ये लोग यहाँ आए जॉय ने इन पर अटैक कर दिया। अब कहानी रिसेंट टाइम में पहुंचती है और हम शुरुआती सीन देखते हैं। हम बेन को एक कमरे में फंसा हुआ देखते हैं। कमरे की दीवार धीरे धीरे आपस में चिपकने लगती हैं। बेन इन दीवारों के बीच सिमटने लगता है। बेन इसका कोड ढूंढ लेता है और यहाँ से निकलता हुआ दूसरे रूम में जा पहुँचता है। बेन ने सारे टास्क कंप्लीट कर लिए हैं। इनके अकॉर्डिंग अब बेन को $10,000 देकर यहाँ से जाने देना चाहिए। बेन को यहाँ कुछ कंप्यूटर स्क्रीन दिखाई देते हैं और कुछ आवाज सुनाई देती है जिसमें बोला जाता है कि बेन, मुझे लग रहा था कि शायद जेसन ये गेम जीतेगा, मगर तुम लंबी रेस के घोड़े निकले। और तभी इस गेम का मास्टरमाइंड सामने आता है। ये बताता है कि बहुत से अमीर लोगों को ऐसे जिंदगी और मौत के खेल देखना पसंद होता है और इसके लिए ये लोग मोटा पैसा खर्च करते हैं, और ऐसे ही लोगों को हमारी ये कंपनी ये जिंदगी और मौत का खेल दिखाकर मनोरंजित करती है। ये सारी ही घटना से उदास बेन बोलता है कि ये गेम मैं जीत चुका हूँ, तो अब मुझे यहाँ से जाने दो। तभी ये आदमी बेन के गले में रस्सी डाल देता है और उसका गला घोटने लगता है। बेन अपने पैर में लगी किल निकालता है और किल से इस पर अटैक कर देता है। तभी पीछे से जॉय आती है और गन से इस आदमी पर फायर कर देती है। जॉय बेन को यहाँ से भागने के लिए बोलती है। तभी पीछे से ये आदमी आता है और जॉय को पकड़ लेता है। अब बेन खड़ा होता है और इस पर अटैक कर देता है और फिर बेन इस पर गन से फायर कर देता है जिससे इसकी मौत हो जाती है। इसके बाद जॉय और बेन यहाँ से निकल जाते हैं। बेन को चोट लग जाती है इसलिए बेन को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। इसके बाद कुछ पुलिस वाले जॉय के साथ इस एस्केप रूम में आते हैं, मगर अंदर आते ही यहाँ का सारा माहौल बदल चुका होता है। जॉय इन सभी को यहाँ क्या हुआ था सब बताती है, मगर जॉय की बातों पर इनको यकीन नहीं होता क्योंकि जॉय जो कुछ भी इन्हें बता रही थी ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं था, और बेन की बॉडी में इन्हें ड्रग्स भी मिला था। यहाँ पर मौजूद सारे सबूत मिटा दिए गए थे। उसके बाद हम 6 महीने बाद का सीन देखते हैं जहां हम बेन और जॉय को देखते हैं, जहां जॉय बेन को कुछ पेपर कटिंग दिखाती है जिसमें उन बाकी 4 कॉन्टेस्ट की मौत के फेक रीजन बताए गए थे। जॉय उनकी मौत के गुनहगारों को सजा दिलाने का डिसाइड करती है और बेन को अपना साथ देने के लिए बोलती है। जॉय को पता चलता है कि अगला ऐसा ही मौत का खेल न्यूयॉर्क में होने वाला है, इसलिए जॉय न्यूयॉर्क के प्लेन की 2 टिकट बुक करती है। पिछले एस्केप रूम का असली गेम मास्टर अब भी जॉय और बेन पर नजर रखे हुए है। उसे पता चल जाता है कि ये दोनों प्लेन से आने वाले हैं, इसलिए ये लोग इस प्लेन को क्रैश करने की तैयारी करने लगते हैं। इसके अगले पार्ट में हमें पता चलेगा कि जॉय और बेन इनका पर्दाफाश करेंगे या फिर ये दोनों इनकी साजिश के शिकार हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको इसका सेकेंड पार्ट चाहिए तो कमेंट करके बताइए, और वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं कल ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग मूवी की स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।